चलिए पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, एवरेज। अब एवरेज होता क्या है, जैसे अपन आम बोलचाल की भाषा में देखते हैं, एवरेज का मतलब क्या हुआ कि अपने पास जितनी भी क्वांटिटी है सबका सम किया और उसके नंबर से डिवाइड कर दिया। ऐसे ही कहते हैं ना अपन, एवरेज को अगर डिफाइन करना है एवरेज बोल देते हैं या मीन बोल देते हैं, ये एक ही बात है। एवरेज या मीन एक ही बात है। तो सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन टोटल क्वांटिटीज या फिर नंबर ऑफ क्वांटिटीज, दोनों में से एक चीज आप बोल सकते हो, दोनों एक ही बात है कि नंबर ऑफ क्वांटिटीज बोल दो या आप टोटल क्वांटिटीज बोल दो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि अगर मैंने पूछा कि भाई आपकी एजेस क्या हैं, लेट्स से क्लास में 10 बच्चे बैठे हैं, सबने अपनी एजेस बतानी स्टार्ट करी। किसी ने बोला 14, 15, फिर 14, फिर 16, फिर 17, फिर 14, फिर 15, 16, कितने हो गए, 3, 3, 6, 2, 8, 17, 17, 16। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन सब का सम करूँगा। देखता हूँ 3, 3, 6, 4, 10, एक एक्स्ट्रा हो गया, इसको हटा देते हैं। इन सब का सम करूँगा और कितने से डिवाइड करूँगा, 10 से, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस या नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कितनी है, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 से डिवाइड करूँगा। तो टोटल क्वांटिटीज़ कह दो, चाहे नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ कह दो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोल दो, सब एक ही बात है। अब चाहे एवरेज बोलो चाहे मीन बोलो, एक ही मतलब होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा सम, इन सब का सम करें तो 14, 14, 42, 15, 15, 30, 16, 16, 32 एंड 17 के कितने, 3, 51। तो ये समराइज करें तो कितना आ जाएगा, ये 100 हो गया, 155 अपॉन 10। So that is 15.5 is average of this data। डेटा बोल दो, ऑब्जर्वेशन बोल दो, कुछ भी बोल दो, एक ही बात है सारी। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई कि भाई एवरेज से हम समझते क्या है या एवरेज क्या चीज़ कहना चाहता है। एवरेज ये कह सकते हो एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू, कि अपन कोई भी एक डेटा स्ट्रिंग ली अपन ने, उसमें एग्जैक्ट मिडिल वैल्यू, मतलब अगर इसकी बात करूँ, ये एक डेटा सेट है पूरा, तो इसमें अगर एवरेज की बात करूँ तो एवरेज क्या होगा, मेरा मिडिल वैल्यू। वो यही कहता है कि मिडिल वैल्यू इज़ एवरेज। तो फर्स्ट और लास्ट का सम करके बाई 2 भी कर सकते हैं, वो भी हो सकता है एक तरीके से। ठीक है, तो एवरेज निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, पर अपन जनरली कौन सा तरीका यूज़ करते हैं कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए सवाल में कई बार क्या आता है कि आपके 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स या नंबर्स बोल दिया, उनका सम दे रखा है। तो हम जनरली क्या करते हैं, एक को x मान लिया, नेक्स्ट क्या हो गया x+1 और नेक्स्ट हो गया x+2। हम अपनी कैलकुलेशन बढ़ा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जब भी ऐसे कंसेक्यूटिव बोले ना, अगर 3 बोला है तो मैं पहले को लूंगा x-1, दूसरे को लूंगा x और तीसरे को लूंगा x+1। ऐसा इसलिए लिया क्योंकि जब सम करेंगे ना तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, सम करने पे मुझे 3x मिलेगा सीधा सीधा। ठीक, मर्डर फिर जो भी अगर सम दे रखा है तो उसको मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा, सीधा मेरा मिडिल वैल्यू आ गई, तो मैं पीछे और आगे वाली दोनों वैल्यू निकाल सकता हूँ। अगर ऐसे ही मुझे बोला 5 कंसेक्यूटिव टर्म्स, तो मैं क्या लूंगा, x-2, x-1, x+1, x+2। सेम पर्पस, अगर मुझे सम दे रखा है ना तो इससे क्या होगा मेरा फायदा कि -2 + 2 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, तो इन सब का सम कितना आएगा, 5x। ये चीज़ समझ में आई। तो जब भी हमें बोला जाए कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम या 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम या 7 का, अगर 3 के केस में -1 से +1, 5 के केस में -2 से +2, तो 7 के केस में अपने आप क्या हो जाएगा, अगर 7 कंसेक्यूटिव बोला है तो x-3 से लेके x+3 तक, इन सब का सम कर देंगे। ठीक है, तो ये आप ऑब्जर्व करना कि कितने नंबर पूछा है, बस आगे पीछे कर देना। ठीक, अब अगर ऐसे बोल दें कि ये तो मैंने नंबर बोले हैं, अगर वो बोले कि 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स या 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, क्या फ़र्क पड़ता है यहाँ पे, अगर मैं इवन या ऑड बोलूँ, 3 कंसेक्यूटिव इवन या ऑड। ठीक, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, x-2, x+2, बात तो एक ही है, x मेरा क्या है, या तो इवन है या ऑड है, मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है। उससे पहले वाला ऑड या इवन क्या होगा, लेट्स से इवन की बात करें तो उससे पहले इवन क्या होगा, 2 पीछे
और नेक्स्ट इवन क्या होगा, 2 आगे। लेट्स अगर 2 लिया तो 2 के नेक्स्ट क्या है, इवन नंबर 4, और प्रीवियस क्या है, 0। ऐसे अगर 5 लिया तो उससे पहले ऑड क्या है, 3, और बाद में ऑड क्या है, 7, तो माइनस प्लस 2। ठीक है, अगर इवन ऑड दे रहा है मतलब उसने पहले ही डिफाइन कर दिया डिफरेंस कितना है, 2 का। यहाँ पे कंसेक्यूटिव का मतलब डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो यहाँ पे हमें स्मार्टनेस के साथ इस तरह से डेटा लेना ताकि वो हमें हेल्प करे, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करे। ठीक है, तो अगर 5 का करना होगा तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये 5 का अगर मैंने बोला इवन या ऑड, 5 कंसेक्यूटिव इवन और ऑड, तो उस केस में हम क्या करेंगे, x-4, x-2, x+2 एंड x+4, ये उठा लेंगे 5। ठीक है, तो हमें ऐसे घबराना नहीं है कि सर इसको कैसे करेंगे, आप x से स्टार्ट कर दो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी और आपको डेटा देखने में थोड़ी दिक्कत आती है। बस उसी चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने ये पैटर्न्स बना लिए कि भाई इन्हीं पैटर्न्स को यूज़ करो तो आपका जो सम दे रखा है सम आसानी से निकल जाता है। ठीक है, अब कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें क्या बोलता है कि भाई आपका मैंने जो डेटा है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया या 3 से डिवाइड कर दिया, 2 से ऐड कर दिया, 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, सेम क्वांटिटी से ऐड किया, सेम क्वांटिटी से सब्ट्रैक्ट किया। फॉर एग्जांपल मेरे पास 4 नंबर्स हैं A B C D। ठीक है, मैंने इसको M से मल्टीप्लाई किया है। अभी इसका एवरेज क्या होगा, A प्लस B प्लस C प्लस D बाय 4, यही तो एवरेज होगा। इसको मैं बोलता हूं एवरेज। ठीक, अब मैं इस पूरे स्ट्रिंग को M से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो देखना क्या आएगा, MA MB MC MD, यही होगा। तो इसका एवरेज क्या होगा, सेम MA प्लस MB प्लस MC प्लस MD होल अपॉन 4, ये तो चीज होगी। इन सब में से क्या कॉमन आ सकता है, M, तो M कॉमन ले लिया मैंने, तो अंदर क्या आ गया, A प्लस B प्लस C प्लस D बाय 4, और ये किसकी वैल्यू है, एवरेज, ये तो एवरेज। तो ये क्या हो गया, M टाइम्स ऑफ एवरेज। तो मतलब जिस चीज से मैंने पूरे नंबर्स को इंडिविजुअली मल्टीप्लाई किया था सेम चीज होनी चाहिए, M से ही मल्टीप्लाई किया तो M टाइम्स ऑफ एवरेज आ गया। ऐसे ही अगर M से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, A अपॉन M, B अपॉन M, C अपॉन M, D अपॉन M। पहले तो M से मल्टीप्लाई किया, अब यहाँ पे M से डिवाइड कर रहा हूं मैं, तो देखो क्या हो जाएगा, A अपॉन M प्लस B अपॉन M प्लस C अपॉन M प्लस D अपॉन M बाय 4, यही तो होगा एवरेज अपना। ठीक है, सो अब ये क्या आ जाएगा अपना, इसमें से 1 बाई M कॉमन ले सकता हूं, अंदर क्या बन जाएगा, एवरेज A प्लस B प्लस C प्लस D बाई 2, मैंने क्या कॉमन लिया, 1 बाई M, तो इसमें क्या बचेगा, A, इसमें B, इसमें C, इसमें D। तो बात वही है, अगर मैं M से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या M से डिवाइड कर रहा हूँ सभी नंबर्स को, तो उनका एवरेज भी M से मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा, डिपेंडिंग हम ऑपरेशन क्या कर रहे हैं। तो ये तो हुई मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात। क्या ये चीज़ सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई होगी, देख लेते हैं। एडिशन सब्ट्रैक्शन में वही चीज़ ले लेते हैं अपन, A B C D, इसका एवरेज गिवन है अपने को A प्लस B प्लस C प्लस D, और इसको एवरेज को A लिख देता हूँ। ठीक, सॉरी 2 नहीं 4 आएगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेम क्वांटिटी से सबको ऐड कर रहा हूँ, A प्लस M, B प्लस M, C प्लस M एंड D प्लस M, यही है, मैंने सभी में M ऐड कर दिया, तो इसका एवरेज क्या हो जाएगा, A प्लस M प्लस B प्लस M प्लस C प्लस M प्लस D प्लस M बाय 4, क्वांटिटी तो 4 ही है तो बाय 4 ही होगा। तो अब देखना इसको मैं सेपरेट करूं तो A प्लस B प्लस C प्लस D बाय 4, इसको तो मैंने सेपरेट लिख लिया, और ये M M M M कितने M है, 4M, तो उसको सेपरेट करके लिखूं तो क्या आएगा, 4M अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा, ये तो गई एवरेज की वैल्यू प्लस M। तो अगर माइनस भी करूंगा तब भी तो सेम ही चीज आएगी, प्लस माइनस लिख लेते हैं यहाँ पे, यही तो चीज आने वाली है। अगर प्लस करूंगा तो M प्लस होगा, माइनस करूंगा तो M माइनस होगा। M मल्टीप्लाई करूंगा इधर तो इधर भी M मल्टीप्लाई होगा, इधर डिवाइड करूंगा तो इधर भी डिवाइड होगा। तो मतलब जो भी हम ऑपरेशन करने वाले हैं पूरे स्ट्रिंग के ऊपर, चाहे वो डिवीजन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, सेम
चीज़ से आपको एवरेज को भी ऑपरेट करना होगा। अब चाहे चारों में से कोई सा भी ऑपरेशन आप उसके साथ कर रहे हो, ठीक है। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा और ये वाला पार्ट भी अच्छे से क्लियर होगा कि जब भी हमें कंसेक्यूटिव नंबर्स या कंसेक्यूटिव इवन या ऑड नंबर्स लेने तो किस तरह से लेने ताकि हमें कैलकुलेशन में आसानी रहे। और अगर हमें किसी एक नंबर से सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई किया गया जो हमें डेटा में गिवन है, या डिवाइड किया गया या ऐड किया गया या सब्ट्रैक्ट किया गया, तो एवरेज भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन और सब्ट्रैक्टेड बाय, ठीक है। तो उस कांस्टेंट का ध्यान रखेंगे। वो कांस्टेंट मैंने यहाँ पे m लिया, वहाँ पे x दे सकता है, c दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, इट डजेंट मैटर, चीज़ सेम रहेगी, ठीक है। चलो आओ कुछ एग्जांपल्स करते हैं और समझते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। अब देखिए मैं क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड आउट द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 8 स्टूडेंट्स इफ दे ऑब्टेन्ड मार्क्स, ये मार्क्स दे रखे हैं बच्चों के, ठीक है। तो अपन क्या करें, इसका एवरेज निकालना है। तो बेसिकली क्या करें, इनका सम कर दें, 12 + 15 + 16 + 18 + 20 + 10 + 11 + 21 और टोटल नंबर कितना अपने पास 8। सिंपल कैलकुलेशन है कि हमें क्या मार्क्स गिवन है तो सबके मार्क्स ऐड कर दिए, टोटल बच्चे कितने 8, तो अपने पास 8 बच्चों का एवरेज आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसका सम करें तो कितना आएगा अपना 27, 43, 61, 91 एंड 123 बाय 8। सो ये आ जाएगा 15.375। दैट्स दी एवरेज मार्क्स। चेक कर लें ये सही है क्या, हाँ 1 2 3 4 5, हाँ सही है, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड दी अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब जैसे मैंने पहले बताया कि चाहे मीन हो चाहे एवरेज हो, अब ये एक फैंसी टर्म और डाल दी अरिथमेटिक, तो ये कर क्या रहे हो, अरिथमेटिक ही तो यही है, ठीक है। ये सब अरिथमेटिक है, प्लस माइनस इनटू डिवीजन, ये सब अरिथमेटिक है, ठीक। तो अरिथमेटिक मीन मतलब बेसिकली एवरेज निकालना है। अब उसने क्या बोला, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। अब यहाँ पे उसने नंबर नहीं दिए पर उसने बोल तो दी ना फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स तो यूनिक है तो हमें पता होनी चाहिए। तो पहले 5 प्राइम नंबर्स कौन से होंगे, 2, 3, 5, 7 एंड 11। तो इन पांचों का हमें एवरेज निकालना है, ठीक है, निकाल लेते हैं। सो 2 + 3 + 5 + 7 + 11 बाय 5, क्योंकि नंबर 5 ही अपने पास, तो 5 से डिवाइड कर दिया तो कितना आ जाएगा 28 by 5, so that will be 5.6. That's the average of first 5 prime numbers, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर्स लेस देन 50। तो परफेक्ट स्क्वायर्स भी यूनिक नंबर है, कुछ स्पेशल तो है ना उसमें, तो अपने को नंबर नहीं दिया तो यहाँ पे क्या दे दिया, उसके लिए कुछ स्टेटमेंट दे दिया कि हमें किस टाइप के नंबर्स चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर्स लेस देन 50 कौन कौन से होते हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं पहले। 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर एंड 7 स्क्वायर। इसके बाद 8 स्क्वायर लेते तो वो हो जाता 64, पर हमें कंडीशन क्या गिवन है, लेस देन 50। तो हमारे पास कितने स्क्वायर्स आ गए, 7 नंबर्स आ गए। तो इन सबके सम को डिवाइड किससे करना होगा, 7 से, ठीक। सो 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 अपॉन 7। अब देखो आप क्या करना स्टार्ट करोगे, यहाँ से सम करना स्टार्ट करोगे। मैं आपको एक अच्छी टेक्निक सिखाता हूँ जिससे कैलकुलेशन आपकी तेज हो जाएगी। 1 + 49 कितना हो गया 50, 4 + 36 40, 9 + 16 25, so 25 + 25 50, 1 + 49 50, 50 50 100, 4 + 36 40, so 140। टोटल कितना आ गया 140 बाय 7 कितना आ जाएगा 20। इजी थी कैलकुलेशन, समझ में आया कुछ। मैं क्या करता हूँ जब भी कैलकुलेशन करने वाला हूँ ना, तो मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे जो डेसिमल प्लेस जो यूनिट प्लेस है वो 0 आ जाए, 2 0 आ जाए तो और बढ़िया, 3 0 आ जाए तो और बढ़िया। मुझे 0 बनाना होता है लास्ट में ताकि मेरे को एडिशन करने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो 1 और 49 दिखते ही मेरी आंखें चमक गई कि इन दोनों का सम होता है 50। दोबारा देखा 4 और 36, ये भी पता है 40, तो 90 तो यहीं आ गया अपने पास, ठीक। अब ये आपको पता होना चाहिए 9 और 16 25 होता है, 3 4 5 ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होते हैं अपने, हमेशा यूज़ करते हैं कि 9 में 16 ऐड किया तो 25 आ जाता है, 25 में से 16 हटाया तो 9 आ जाता है, 25 में से 9 हटाया तो 16 आ जाता है। इस तरह से उल्टा करते जाएंगे तो यही सेट बनता है। तो ये दिमाग में फिट हो चुका है सवाल करते करते, आपकी भी हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक। तो इन तीनों का सम हमेशा 50 आएगा। सो 90 + 50 कितना हो गया 140, उसको 7 से डिवाइड करना तो एवरेज आ गया 20। तो इस तरह से अगर आप कैलकुलेशन तेज़ करना चाहते हो तो ये ट्रिक्स भी आपको खुद ही
इजाद करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं कोई आपको सिखाएगा, स्पून फीड कोई नहीं कर सकता। ट्रिक्स वही होती हैं जो आप खुद बनाते हो। आप किसी और की ट्रिक यूज़ कर रहे हो ना, आपको याद ही नहीं रहने वाली है। ट्रिक तो वही होनी चाहिए जो आप खुद बनाते हो अपने लिए, आप अपने ईज़ ऑफ यूज़ के लिए उसको बना रहे हो, ठीक है। तो आई होप ये आपको सवाल समझ में आएंगे। चलो कुछ टिपिकल सवाल उठाते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या कह रहा है, द एवरेज सैलरी ऑफ 20 इंजीनियर्स इज 300। तो लेट्स से अपने 20 इंजीनियर्स हैं, तो उन सबकी कोई ना कोई सैलरी होगी। लेट्स से E1 पहले किए, E2 दूसरे किए, डॉट 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 E20, ये 20 इंजीनियर्स की सैलरी है, एवरेज सैलरी। तो कितना हो जाएगा 300, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, ऐसे ना लिख के इसको शॉर्ट में लिखता हूँ, इंजीनियर्स बाय 20 इक्वल्स टू 300, ठीक। बस ईज ऑफ यूज है। ई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ सैलरीज ऑफ 20 इंजीनियर्स, ऊपर नीचे हो सकती है। तो अगर मैं टोटल निकालना चाहूँ कि इंजीनियर्स की टोटल सैलरी कितनी है, तो 6000 आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक। ये इक्वेशन 1 बोल देते हैं अपन। दूसरा क्या कह रहा है, द एवरेज सैलरी ऑफ टेक्नीशियंस इज 120। तो टेक्नीशियंस का नंबर नहीं गिवन है, तो उसको मैं n ले लेता हूँ। सो T अपॉन n, वो कितना दे रखा है 120। तो यहाँ से टेक्नीशियन की सैलरी कितनी आ जाएगी 120n, दैट इज 2। ये चीज़ क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टेक्नीशियंस वर्किंग इन द कंपनी इफ द एवरेज सैलरी इज ₹150। तो अब देखना, मतलब कंपनी में इंजीनियर्स भी होंगे, टेक्नीशियंस भी होंगे। इंजीनियर्स कितने हैं 20 और टेक्नीशियंस कितने n। तो इंजीनियर्स की सैलरी का सम E हो गया, टेक्नीशियंस की सैलरी का सम T हो गया। सो E प्लस T मतलब उनकी टोटल सैलरी होगी, और टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हो गए 20 प्लस n। और ये क्या देता है, एवरेज ऑफ कंप्लीट एम्प्लॉयज़, वो कितना दे रखा अपने को 150, ठीक। तो यहाँ से अगर अपन लिखना चाहें E प्लस T कितना हो जाएगा 150 इंटू 20 प्लस n। इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें तो E प्लस T कितना आ जाएगा अपने पास 3000 प्लस 150n। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या, नंबर ऑफ टेक्नीशियंस, मतलब हमें क्या चीज़ चाहिए, n चाहिए ना, ये चीज़ चाहिए। तो हमें क्या नहीं चाहिए इसमें, E और T नहीं चाहिए। तो E नंबर्स में है और T n के टर्म्स में है, तो सब्स्टिट्यूट कर देते, इतना भी क्या सोचना। तो E कितना है 6000, T कितना है 120n, तो ये सब्स्टिट्यूट कर दिया, और जो लिखा हुआ एज इट इज लिख देते हैं 3000 प्लस 150n, ठीक। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 3000 को उठा के इधर लेके जा रहा हूँ, 120n को उठा के उधर लेके जा रहा हूँ, तो इधर कितना बचेगा 3000, और इधर कितना बचेगा 150 माइनस 120 30n। तो यहाँ से अगर n को सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 100। तो कंपनी में टेक्नीशियंस कितने हैं 100, इंजीनियर्स 20 दे ही रखा है, तो टोटल एम्प्लॉयज़ कितने हो गए 120, ठीक। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आएगा किस तरह से अप्रोच करना है। क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है एकदम से, कितना सारा डेटा दे रखा है, क्या फ़र्क पड़ता है, अपन डेटा को अपनी टर्म्स में लिखें। अब यहाँ पे कई बार ये जो वेरिएबल है ना, बस यहीं पे अपन गलती करते हैं। मैं हमेशा सम क्या ले लेता हूँ, जो दिया हुआ है। अगर सम ऑफ मार्क्स दे रखा है कि भाई बच्चों का एवरेज मार्क्स इतना है, तो बच्चों के मार्क्स का सम मैंने m ले लिया। यहाँ पे इंजीनियर्स का सम, इंजीनियर्स की सैलरी का सम मैंने E ले लिया, टेक्नीशियंस की सैलरी का सम T ले लिया। वो मैं वेरिएबल अपने हिसाब से डिफाइन कर रहा हूँ, आप भी अपने हिसाब से डिफाइन करो, आप अपनी भाषा में डिफाइन करो। यहाँ पे इंजीनियर मेरे लिए E है और टेक्नीशियन T है और नंबर n है। आप हर बार XY में क्यों जाते हो, अपने हिसाब से डिफाइन करो, उससे क्या होता है चीज़ें जल्दी सॉल्व होती हैं। आप अपने हिसाब से डिफाइन कर रहे हो, आपको ये भी नहीं देखना पड़ रहा ना कि मैंने x क्या एज्यूम किया। अब यहाँ तो मुझे देख के पता पड़ गया ना, n तो मुझे पता नंबर है, E क्या है इंजीनियर का सम है, और T क्या है टेक्नीशियंस की सैलरी का सम है, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। द एवरेज एज ऑफ अ टीम ऑफ 11 मेंबर्स इज 27, ठीक है। तो एज का सम ए ले लेता हूँ, मेंबर्स कितने हैं 11, तो एवरेज क्या हो जाएगा 27। एज का सम मैंने ए ले लिया कि 11 मेंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, M1 M2 बोल दो, मेंबर 1 मेंबर 2 मेंबर 3 ऐसे करके उन सबकी जो एज का सम है वो मैंने क्या ले लिया कैपिटल ए। क्या फ़र्क पड़ता है, तो उन सबकी एज का सम तो आ गया ए, नंबर कितना है 11, तो सम अपॉन नंबर क्या देता है एवरेज। तो यहाँ से अपने को सम मिल जाएगा ना सीधा सीधा, तो सम कितना आ गया 297, दैट्स द सम ऑफ देयर एजेस।
ठीक है, अब हमने क्या किया, दो नए मेंबर डाल दिए उसमें, तो अब मेंबर कितने हो गए अपने पास, 13। तो अब देखना मैं क्या कर रहा हूँ, a प्लस एन। अब ये n क्या है, न्यू मेंबर्स की एज का सम, क्योंकि अपने पास दो मेंबर्स हैं, एक होता तो मैं n लिखता, उसको मैं एक ही बोलता। यहाँ पे n किसको डिफाइन कर रहा है, n1 प्लस n2 के सम को। n1 n2 क्या है, न्यू मेंबर 1 न्यू मेंबर 2। ठीक, अब ये टोटल कितना हो गया, 13। ये तो हो गया एज का सम, पहले तो 11 मेंबर्स की एज का सम, फिर नए दो के एज का सम, तो 13 की एज का सम आ गया और 13 से डिवाइड कर दिया, तो ये 13 का एवरेज दे देगा वो अपने को। वो कितना दे रखा है, 26। ठीक है, तो यहां से अगर हम a प्लस एन निकालना चाहें तो वो कितना आ जाएगा, देखो 338, चेक कर लो, 26 इंटू 30 इतना ही आएगा, 338। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है उसने, वो देख लेते हैं। फाइंड एवरेज एज ऑफ न्यू मेंबर्स, तो हमें a नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ n चाहिए। तो यहां से a को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, a की वैल्यू ये रही इक्वेशन 1 में, तो a कितना हो जाएगा, 297 यहाँ रख देते हैं। सो 297 प्लस n इक्वल्स टू 338, तो यहां से n कितना आ जाएगा, 41। अब n क्या डिफाइन कर रहा है, दोनों की एज का सम, एवरेज थोड़ी ना दे रहा है। तो बाई चांस अगर ऑप्शन में 41 होगा, आप तुरंत टिक करके आ जाओगे, हो गया गलत। वो एवरेज पूछ रहा है, तो एवरेज क्या होगा, दोनों को बाई 2 करना पड़ेगा ना, क्योंकि दो मेंबर हैं। तो एवरेज कितना आ जाएगा, एवरेज ऑफ न्यू मेंबर्स इक्वल्स टू 20.5। ठीक, तो ये आपका आंसर है, 41 आपका आंसर नहीं है। ठीक, तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आएंगे, ये किस तरह से अप्रोच करने होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलो और कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ क्रिकेटर हैज़ अ सर्टेन एवरेज ऑफ रन्स फॉर हिज 43 इनिंग्स, मतलब अब तक उसने 43 इनिंग्स खेली हैं, तो कुछ ना कुछ स्कोर क्या होगा, लेट्स से दैट स्कोर बी एस, और कितनी इनिंग्स थी, 43, तो उसका एवरेज में ले लेता हूँ ए। ये सम ऑफ 43 इनिंग्स है। ठीक है, इन हिज 44th इनिंग ही गॉट आउट फॉर 0, कुछ भी नहीं बनाया, तो मतलब एवरेज में तो कुछ डाल ही नहीं सकते, सिर्फ एक नंबर बढ़ जाएगा नीचे। दिस रिड्यूसेस हिज एवरेज बाय 3, मतलब अब क्या किया, s प्लस 0 अपॉन 44, और ये क्या हो गया, a माइनस 3, एवरेज कितना कम हो गया, 3। क्या पूछ रहा है, फाइंड न्यू एवरेज। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, s बाई 44, यहाँ पे ना s निकालना है ना a निकालना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब देखना मैं इसको क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे s बाई 44 लिख सकता हूँ मैं, इक्वल्स टू a माइनस 3। अब देखिए मुझे यहाँ पे चाहिए क्या, s तो क्या डिनोट कर रहा है, सम ऑफ रन्स, तो अपने को तो क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, न्यू एवरेज, मतलब a माइनस 3 की वैल्यू चाहिए। तो अगर a किया जाए तो a माइनस 3 भी आ जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ से s को क्या लिख सकते हैं, 43 इंटू ए, और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो क्या आएगा, 43 इंटू ए इक्वल्स टू 44 इंटू ए माइनस 3, ये कर लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो क्या आएगा, 43a इक्वल्स टू 44a माइनस, अब देखना 44 इंटू 3 होगा, तो कितना आ जाएगा अपने पास, 132। तो इसको उठा के उधर लेके गए और इसको उठा के इधर लेके आए, तो इसका 44a मतलब कितना हो जाएगा, माइनस 43a, तो एवरेज आ गया कितना, 132, ये इसका एवरेज आ गया। ठीक है, 132 उठा के इधर लेके गए और 43 उठा के उधर लेके आए, चेक कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके यही आएगा, तो एवरेज आ गया 132। तो ये क्या पूछ रहा है, नया एवरेज, न्यू एवरेज विच इज a माइनस 3, तो वो कितना हो जाएगा, 129। सो दैट्स इज एवरेज। ठीक है, आई होप ये वाला समझ में आया होगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, द एवरेज एज ऑफ 6 फैमिली मेंबर्स इज 25। ठीक है, तो हम क्या करें, एज का सम ले लिया, मेंबर कितने हैं, 6, तो कितना बोल रहा है, 25, तो यहाँ पे एज का सम कितना हो जाएगा, चलो एज का सम ले लेता हूँ as, कहीं भाई एवरेज से कंफ्यूज नहीं कर जाओ कि a एवरेज को डिनोट नहीं कर रहा है, यहाँ पे एजेस का सम है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 150, इतना ही तो होगा, टोटल
मतलब आज की डेट में इन 6 मेंबर्स का टोटल जो सम है एजेस का वो कितना आ रहा है 150। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इफ द एज ऑफ यंगेस्ट फैमिली मेंबर इज 8 ईयर्स, ओके, देन फाइंड द एवरेज एज ऑफ द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स बिफोर यंगेस्ट वन वॉज बॉर्न। अभी यंगेस्ट कितने साल का है 8 साल का, तो ये पैदा कब नहीं होगा 8 साल पहले, राइट। तो ये क्या पूछना चाह रहा है कि 8 साल पहले जब ये पैदा ही नहीं हुआ तो मेंबर्स तो कितने रह गए 5 ही तो रह गए, तो उन 5 का एवरेज बताना है कितने साल पहले 8 साल पहले का। तो अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं क्या करूँ, इसको आपका समय कितने माइनस करना है मेरे को, -6 इंटू 8 मेंबर्स, 150 माइनस 6 इंटू 8 मेंबर्स, सॉरी 6 मेंबर्स इंटू 8 ईयर्स। हर एक की अपन एज कितनी कम कर रहे हैं 8 साल, तो ये तो अपने आप माइनस हो जाएगा। अब ऐसे मत सोचना पहले इसकी 8 कम करें फिर बाकियों में से कम करें, गलत आ जाएगा आंसर। अब मान लीजिए 6 मेंबर है अपनी फैमिली के, कौन कौन से हैं कि दादा दादी हो गए, मम्मी पापा हो गए, ठीक है, आप हो और आपका एक छोटा भाई है, ठीक है। आपका छोटा भाई जो यंगेस्ट है वो 8 साल का है, ये चीज़ क्लियर। तो अगर 8 साल पहले देखें हम तो आपका भाई अपने आप 0 हो जाएगा, आपकी एज 8 साल कम, पापा मम्मा आपके दादा दादी सबकी एज अपने आप 8 साल कम हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, ऑल 6 मेंबर्स की एज 8 साल कम कर दी उनके सम में से, ये तो कर रहा हूँ, हर एक की 8 साल कम करनी, तो 6 इंटू 8 उतना ही तो कम करना है टोटल में से, तो यहाँ टोटल में से कम कर दिया। तो एवरेज मतलब सम ऑफ एजेस कितना आ जाएगा 150 माइनस 48, ये 48 होगा तो कितना आ जाएगा 102। ये दोनों कैंसिल मत कर देना, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बोला है, ठीक है। ये चीज़ सिर्फ समझाने के लिए बोली है कि एवरेज कितना कम हो जाएगा आपका 6 इंटू 48 और 6 इंटू 8 दैट इज 48, तो कितना आ गया 102। अब ये 102 तो क्या है सम, आपसे पूछा क्या है एवरेज एज ऑफ द रेस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स, तो अभी बंदे बचे कितने 5, सो AS by 5, सो 102 by 5, तो ये कितना आ जाएगा 20.4। सो दैट्स द न्यू एवरेज एज, या फिर कह सकते हैं दैट्स द एवरेज एज 8 ईयर्स अगो, 8 साल पहले जब सबसे छोटा बच्चा जो पैदा नहीं हुआ था घर में, उससे पहले एवरेज एज क्या थी पूरे घर की, इतनी, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, एवरेज ऑफ 10 मैचेस इज 32, हाउ मच शुड अ पर्सन स्कोर इन नेक्स्ट मैच टू इंक्रीज हिज एवरेज बाय 4। तो सबसे पहले देख लेते हैं 10 मैचेस में टोटल इसने अब तक स्कोर कितना किया है, ठीक। सो रन्स, टोटल रन्स कह सकते हैं या फिर ऐसे बोल लो टोटल रन्स कितने मैचेस में 10 मैचेस में, तो उसका एवरेज कितना दे रखा है 32, मतलब टोटल रन्स बाय 10, तो क्या आ जाएगा एवरेज। सो टोटल रन्स ऑफ 10 इनिंग्स इज 320, ये चीज समझ में। तो ये 10 इनिंग्स का है, इसको चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो इक्वल्स टू रन्स इन 10 इनिंग्स। अब रन्स इन 11 इनिंग्स बाय 11, तो बेसिकली क्या करूं मैं इसको R10 प्लस इनिंग या नेक्स्ट इनिंग जो भी अपना है, जो भी नेक्स्ट इनिंग है उसको चाहे n लिख लो कुछ भी लिख लो, ये 10 इनिंग्स का सम हो गया और ये 11th इनिंग, तो टोटल कितना आ जाएगा इतना डिवाइड बाय 11। और क्या कह रहा है इसका एवरेज कितना बढ़ जाना चाहिए 4 से, तो मतलब अभी एवरेज कितना है 32, तो अब कितना हो जाना चाहिए 36, ठीक है। तो हमें पूछ रहा क्या है कि ये 11th इनिंग में कितना स्कोर करने वाला है, तो हमें रन से तो निकालना है, ठीक है। अपने पास क्या अवेलेबल है R10 तो है ना, R10 कितना है 320, ये रख देते हैं। सो 320 प्लस n, 11 को 36 से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, कितना आ जाएगा 396। तो यहाँ से n निकालना चाहे तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो n कितना आ जाएगा 76। तो अगर उसको अपना एवरेज 4 रन से बढ़ाना है तो नेक्स्ट इनिंग में उसको 76 स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन कैसे करना है। नेक्स्ट देखते हैं, मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट्स वर रॉन्गली एंटर्ड एज 83 इंस्टेड ऑफ 63। तो लेट्स से अपने पास जो भी कोई टोटल था वो कितने से बढ़ गया 20 से, कि लेट्स से आपके पास 15,000 बच्चे हैं, 5 लाख बच्चे हैं, मुझे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे सिर्फ इससे मतलब है। आप इतना सोचना मत, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना कि टोटल में बढ़ा कितना है, इतना ही तो बढ़ा है जितना इनका डिफरेंस है, कि इसके मार्क्स तो आए थे 63
चढ़ कितने गए 83, तो टोटल में इतने तो चेंज आया है। सो टोटल में कितना चेंज आया +20, ठीक है। इतना टोटल तो होना इतना ही चाहिए था, पर उसमें 20 बढ़ गया है, तो कुछ एवरेज भी बढ़ेगा, सही बात है। अब मुझे नहीं पता बच्चे कितने हैं क्लास में, मुझे नहीं पता बच्चे कितने हैं क्लास में, ठीक। मान लेते हैं टोटल 30, बच्चे थे n और एवरेज था a। टोटल मार्क्स कोई आए होंगे बच्चों के, सबके मिला के बच्चे रहे होंगे क्लास में n, तो उनका एवरेज मैंने a ले लिया। अभी इसको हम यूज़ करने वाले हैं, अभी ये काम आएगा, इसलिए मैंने आपको अलग से लिख के दिया है, ठीक। सो t इज टोटल मार्क्स प्लस जो एरर की वजह से 20 मार्क्स बढ़ गए, तो पूरे टोटल में ही तो 20 बढ़ेंगे। हर एक बच्चे का तो नहीं किया, सिर्फ एक बच्चे का किया, तो सिर्फ एक बच्चे के मैंने 20 बढ़ा दिए। अब वो क्या कह रहा है कि ये जो एवरेज है ना, वो बढ़ गया क्लास का 1/2 से, मतलब 0.5 से। तो जो एवरेज था वो एवरेज की जगह क्या आ गया, एवरेज प्लस हाफ। यही तो चीज़ है। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो मुझे क्या चाहिए, सिर्फ n चाहिए, मुझे ना t चाहिए ना a चाहिए। अब देखो मैं इसको कैसे गायब करता हूँ, सेपरेट कर सकते हैं इसको, t/n प्लस 20/n, ठीक है। दोनों को सेपरेट डिवाइड कर दिया। a की जगह में t/n लिख सकता हूँ ना यहाँ पे, इसलिए तो ये t क्या है, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, n क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एवरेज क्या है, उनके एवरेज मार्क्स। तो टोटल सभी के मार्क्स का सम अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो एवरेज आ गया। तो ये एवरेज की जगह वो सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, टोटल मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्लस हाफ। अब देखना t/n से t/n कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं और साइन ऑफ इक्वालिटी के ऑपोजिट साइड्स हैं, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्या रह गया अपने पास, देखना 20/n इज इक्वल्स टू हाफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके n क्या आ जाएगा अपना 40। तो उस क्लास में अपने पास कितने बच्चे थे 40, जिसमें हमने 20 नंबर बढ़ाए, तो आपका एवरेज कितना बढ़ गया, हाफ से। अगर एवरेज 1 से बढ़ता तो 20 होता आंसर। आप ये देखो ना कि कितने मार्क्स एक्स्ट्रा ऐड किए, मार्क्स मैंने 20 एक्स्ट्रा ऐड किए, एवरेज कितना बढ़ा, हाफ। तो डेफिनेटली डबल बच्चे रहे होंगे ना, तभी तो। लेट्स से अगर आपके पास, अब आप इसको इस तरह से समझिए कि मेरे पास क्लास 10 बच्चे हैं और मेरे पास हैं 20 लड्डू, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सबको 2-2 लड्डू दे दिए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो एवरेज क्या आ गया, 2 लड्डू का आ गया ना एवरेज अपना, कि टोटल लड्डू कितने थे अपने पास 20, कितने बंदों में डालने थे 10 बंदों में, तो 20/10। सो 2 एवरेज आ गया कि हर एक बच्चे को 2-2 लड्डू मिल गए, ठीक। अब मेरे पास थे 25 लड्डू, 5 एक्स्ट्रा, मैंने 5 एक्स्ट्रा ले लिए। ये जो एक्स्ट्रा है ना मेरा, ये मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, ये मेरे पास थे, यहाँ पे तो गलती से आ गए, यहाँ पे मेरे पास हैं 5 लड्डू एक्स्ट्रा। तो मैं क्या करूँगा, सबको आधा आधा दे दूंगा ना, सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है मेरे को, तो आधा आधा ही तो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी 20 मार्क्स मेरे को सभी को आधे आधे ही तो एक्स्ट्रा देने। 20 मार्क्स मेरे पास टोटल है और सभी को मैंने क्या दिया है, आधा मार्क एक्स्ट्रा दिया ना। एवरेज क्या है, मतलब सभी को आधा आधा मार्क्स चला गया। जैसे मैंने लड्डू में भी यही किया ना कि 5 लड्डू मेरे पास एक्स्ट्रा थे, बच्चे तो 10 थे, तो सबके पास आधा आधा ही जाएगा। तो यहाँ इसको मैं उल्टा बोल रहा हूँ कि मेरे पास 20 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए और सबको मुझे आधा आधा मार्क ही तो देना है। तो 20 मार्क्स आधा आधा करके कितने लोगों में बांट सकता हूँ, 40 लोगों में बांट सकता हूँ ना। ऐसे ही वो 5 लड्डू आधा आधा करके कितने लोगों में बांट सकता हूँ, 10 लोगों में बांट सकता हूँ। चीज़ समझ में आई। तो अगर आपको इसको तेज़ी से करना है तो ये यूज़ कर, जो मैंने अभी बोला उसको, टेक्निक को यूज़ करना। नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है, इसको फॉलो करो, धीरे धीरे आप इसको ऐसे करने लग जाओगे। प्रैक्टिस करोगे, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, कि प्रैक्टिस के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं है। हर चीज़ का सोल्यूशन प्रैक्टिस ही है। मैथ्स इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है। तो अगर मेरी जो कही गई बात है वो समझ में नहीं आई, मेरा एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, भूल जाओ। ये मेथड समझ में आया होगा, ये तो श्योर है मैं कि भाई ये मेथड तो अच्छे से समझ में आया होगा। बस इस मेथड को फॉलो करो, ठीक। जो आपको गिवन है उसको यूज़ करो। तो चलिए एवरेज को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।